कक्षा 12 इतिहास अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता भाग 3। हेलो एंड वेलकम टू द विद्यार्थी क्लासेस। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में लगभग 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईंटें मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता वाला, उसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट, और इसमें कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले मैंने आज का जो टॉपिक लिखा है वो क्या है, सभ्यता का अंत। यानी कि सभ्यता का अंत, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ होगा, है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने लिखा है पतन के कुछ कारण। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके ख़त्म होने के या उसके पतन होने के कुछ कारण रहे होंगे, जो कि अनुमान लगाया गया है कि इस कारणों की वजह से क्या हुआ होगा, हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई होगी। तो ऐसे कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं किस समय के, लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास का, कि उस समय से धीरे धीरे जो लोग थे जैसे चोलिस्तान वगैरह वाले क्षेत्र के, वो लोग क्या हो गए थे, धीरे धीरे अपनी अपनी क्षेत्रों को त्याग रहे थे, यानी कि छोड़कर जा रहे थे। ठीक, यानी हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा के जो स्थल हैं वहाँ से वो लोग 1800 ईसा पूर्व के आसपास में जा रहे थे। ठीक, तो इसके पीछे जैसे गुजरात, हरियाणा, या फिर हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, या फिर दूसरा कोई इलाका हो, वहाँ से जो बस्तियाँ थी वो अलग अलग क्या होने लगी, हड़प्पा सभ्यता से ख़त्म होने लगी, कम होने लगी, और नई नई बस्तियाँ जो हैं वो अलग अलग दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसने लगी। अब हड़प्पा से बस्तियों का ख़त्म होना या वहाँ से लोगों का निकलना, इसके पीछे कुछ कारण तो रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से कोई अपने घर को, अपने जगहों को, अपने स्थानों को छोड़कर जाए। तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, उनको ही हम इस चैप्टर में, अभी इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। अभी चलिए करते हैं इसको शुरू। तो उत्तर हड़प्पा का जो क्षेत्र है, जिसका 1900 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय माना जाता है, उसके बाद का समय, उसमें क्या होता है, अस्तित्व में आता है। हमने पहले पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता को 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग वाला हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, फिर मिडिएवल हड़प्पा यानी जिसे हम विकसित हड़प्पा भी कहते हैं, और तीसरा अपना ये उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के ख़त्म होने के बाद वाला समय। ठीक, तो जो हड़प्पा सभ्यता की ख़त्म होने की शुरुआत कब होती है, 1900 ईसा पूर्व के आसपास, है ना। तो उस टाइम से उत्तर हड़प्पा जो है अस्तित्व में आता है, और यहाँ पर जो भौतिक संस्कृति है उसमें बदलाव देखने को हमें नज़र आता है। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो इनकी विशेषता थी, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प उत्पादन वगैरह, इन सारी चीज़ों में क्या आती है, कमी देखने को मिलती है। यानी कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की कैसे गई होगी। ठीक, तो जो हमें भौतिक अवशेष मिलते हैं, जो इतिहासकार है वो क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, जो पुरातत्वविद है वो किसका अध्ययन करते हैं, अलग अलग भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग साक्ष्य जुटाते हैं कि जहाँ से इन्हें कुछ अंश मिले, और उन अंशों को, उन पार्ट्स को जोड़ जोड़ के ये इतिहास को तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और कहानी है कि पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की कैसे या क्या हुआ होगा। तो जब हड़प्पा सभ्यता, जब शहर नष्ट हो गए, तो लोग धीरे धीरे उसके बारे में तो भूल गए होंगे, है ना। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो शहर नष्ट होने का, जब ग्रामीण परिवेश में वो लोग आए होंगे, तो अपने क्षेत्रों के बारे में तो भूल गए होंगे, या उनकी पीढ़ी आज तक, या उनके जो लोग हैं बचे नहीं होंगे जो हमें ये बता पाएँ कि कैसे सभ्यता थी, क्या था, क्या व्यवस्था थी। इतना किसको याद रहता है ना। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि जब लोगों ने इस क्षेत्र में 6 शताब्दियों बाद, हजारों वर्षों बाद रहना शुरू किया, तब उनको ये नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है, हड़प्पा क्षेत्र, जो कि पहले विकसित था या नहीं था। उनको नहीं पता था कि जैसे मिट्टी की कटाव, बाढ़ वगैरह के कारण कि कभी ये जो शहर है, ये जो जगह है, ये क्षेत्र कभी नष्ट हुआ होगा, ये उनको नहीं पता था। लेकिन वहाँ के लोगों ने, यानी जो इतिहासकार है, सॉरी पुरातत्वविद हैं, उन लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन करने के बाद यहाँ मिट्टी किस तरीके से कटी, क्या हुआ, बाढ़ जैसी सिचुएशन, इन सब के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। खेती वगैरह कैसे की जाती थी, ये सब करना शुरू किया। इसमें आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि आपके पेपर में बार बार इससे क्वेश्चन भी आता है, कि कनिंघम का भ्रम क्या था। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि कनिंघम यानी कि जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था पुरातत्व विभाग का, ठीक है, तो उसका एक भ्रम था। ठीक, क्या भ्रम था कि जब उत्खनन वगैरह किए जा रहे थे उस क्षेत्र में, वो किसके लिए किए जा रहे थे, तो अलग अलग रेलवे लाइन बिछाने के लिए या डेवलपमेंट के वर्क के लिए किए जा रहे थे।
तो वहाँ पर बहुत सारी जो जगह है, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं इसको नज़र आते हैं, यानी बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ की जो अवशेष है, बर्तन वगैरह या ईंटें वगैरह इसके पास लेकर आते हैं इसके अधिकारी, लेकिन ये इसको इग्नोर करता है, ठीक, क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं होता। इसकी बस इतनी थिंकिंग होती है कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप कब बसा है, ये तो 600 ईसा पूर्व के पास बसा होगा ना, शहर तो तभी बसे होंगे, उससे पहले तो यहाँ शहर रहे ही नहीं होंगे। तो बस ये उतने तक ही सोच पाता था, ठीक। ये जब उतने तक ही सोच पाएगा तो इसको क्या पता कि पूरा पहले भी एक शहर बस चुका था, वो नष्ट भी हो गया, ये सब इसको कुछ आइडिया नहीं था। तो इसका एक यही भ्रम था कि क्या उसे पता नहीं था कि भाई पहले भी हड़प्पा नाम की कोई जगह रही होगी, या इस प्रकार का शहर पहले भी कभी 1800, 1900, 2600 ईसा पूर्व के आसपास में कभी रहा होगा, ठीक है। ये समझता यही था कि बस चाइना के, चीन के यात्री जब यहाँ आए, वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता कि चीन के यात्री यहाँ आए होंगे भारत में, उन्होंने यहाँ यात्रा की होंगी और उन्होंने अपने अपने वृत्तांत लिखे होंगे, यात्रा वृत्तांत, है ना। यात्रा वृत्तांत तो आप समझते होंगे, यात्रा वृत्तांत यानी कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं उसके बारे में डिटेल में अपनी डायरी वगैरह में लिखते हैं। तो ऐसे चाइना के जब लोग आए थे तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे थे, यहाँ के बारे में कुछ लिखा था और यहाँ वो छोड़ के भी गए थे कुछ लिखी हुई चीज़ें। तो ये बस उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता था, इसको नहीं पता था कि पहले भी कुछ इस प्रकार की संस्कृति वगैरह थी, ठीक है। तो उसके बाद जो अंग्रेज, जो ये कनिंघम है, इनको हड़प्पाई मोहर मिली तो इन्होंने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने समझा कि ये तो यही रिसेंट का ही होगा, ज़्यादा पुराना नहीं होगा, इतना पुराना जितना कि हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका एक भ्रम था, ठीक। नेक्स्ट आता है एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कि इस नई प्राचीन सभ्यता को, नवीन यानी कि इसको नया नया ढूंढा गया है, इस प्राचीन सभ्यता की खोज कैसे की गई, है ना। यानी कि नवीन प्राचीन सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे हुई, किसने की। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसकी खोज करने वाले लगभग 20वीं शताब्दी के समय में, ठीक, कुछ पुरातत्व विभाग के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्तरों से इस स्तर तक यानी कि इनके स्टडी करते करते पता लगाया। एक पुरातत्विक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या, रखालदास बनर्जी, जिन्होंने क्या किया, हड़प्पा से कुछ मोहरें मिली उसका इन्होंने अध्ययन किया और वैसे ही हड़प्पा की जो मोहरें थी इनकी, वैसे ही हड़प्पा की मोहरें जैसी जो मोहरें थी वो कहाँ मिली हमें, मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में मिले। किसको, रखालदास बनर्जी को, है ना। स्टार्टिंग पढ़ा था ना, दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम सैनी ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा की, तो उनको वहाँ मोहरें मिली। वैसी मोहर कहाँ पे मिली, मोहनजोदड़ो में मिली। तो दोनों जगह की मोहरों में समानता पाई गई, तो इसीलिए इन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो मोहरें हैं ये कहाँ की, कौन सी जगह की हैं, तो ये हड़प्पा वाले क्षेत्र की हैं, ठीक है। उसके बाद 1924 में 1921 में हड़प्पा की खोज की गई दयाराम सैनी के द्वारा, रखालदास बनर्जी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो की गई। 1924 में क्या होता है, जो पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे 1924 के समय के, जॉन मार्शल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दुनिया में बताया कि हमने एक नई सभ्यता को ढूंढा है जिसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सिंधु नदी के पास में ये सभ्यता बसी हुई थी, ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें दी और उसके बाद में इन्होंने अलग अलग जगह पर, इससे पहले भी ये क्या थे, एक्सपीरियंस्ड वाले व्यक्ति थे, पहले ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति थे जो इसी डिपार्टमेंट में पहले भी अलग अलग जगहों पर काम कर चुके थे। इससे पहले जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल वगैरह हुआ करते थे वो अलग अलग फील्ड के होते थे, इस फील्ड के नहीं थे, लेकिन ये इसी फील्ड के थे, इसलिए इनके पास कह लो एक्सपीरियंस भी था, नॉलेज भी था, और इसीलिए इन्होंने, जैसे पहले बताया गया आपकी बुक में कि यूनान वगैरह, क्रीट वगैरह में भी इन्होंने काम वगैरह इस फील्ड में किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पूरा ढूंढा, निकाला और फिर सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मार्शल जो थे वो पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह क्या करते थे, अनदेखा कर देते थे, और जो पूरा टिला, यानी पूरे एक मिट्टी का जो टिला है, उस टिले को क्या करते थे, स्टडी करने के लिए, जैसे टिला होता है मिट्टी का, आपने देखा होगा, तो इस टिला का क्या करते थे, अनदेखा करके समान परिमाण वाली जो नियमित क्षैतिज इकाइयों पर उत्खनन करते थे। यानी कि एक ही जगह पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग लेवल पे खोद करके वस्तुओं को निकाल रहे हैं। इससे क्या होता था, वस्तुएं एक ही जगह से, आप जब नीचे से सारी वस्तुएं निकालते जाओगे एक ही छोटे से एरिया से, तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी वस्तुओं को पता करने में कि कब की वस्तु है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनका पैटर्न था, तरीका था, थोड़ा सा अलग था, मतलब कह लो ओल्ड था। तो इस वजह से इसके बाद एक नई तकनीकें आती हैं, ठीक। 1944 में REM व्हीलर बनते हैं इसके डायरेक्टर जनरल। वो एक नई तकनीक या नई इस समस्या का क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई एक ही जगह पर क्या बोलते हैं, उत्खनन करने से बेहतर है कि क्या किया जाए,
टिले के अस्तर विन्यास, यानी अलग अलग टिले के लेवल्स को, यानी मान लो ये टिला है, इसके सिर्फ इतने लेवल तक आपने क्या किया, ये वाले लेवल तक आपने उत्खनन किया, ठीक। फिर दूसरा ले आओ, फिर उसको यहाँ तक, यानी कि इस लेवल तक क्या करो। तो इससे क्या होगा, अलग अलग लेवल पे आप क्या करोगे, अलग अलग स्तरों पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वस्तुएं मिलेंगी, उनको आप अलग अलग रख पाओगे और पहचान पाओगे कि कितनी पुरानी होगी। नहीं तो एक ही जगह से करोगे तो क्या होगा, सारी वस्तुएं मिक्स हो जाएंगी, फिर आपको परेशानी होगी इसको अलग अलग करने में, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ ये कहते थे। उसके बाद में पंजाब हरियाणा वाली जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, सर्वेक्षण किए गए, हड़प्पा के जो स्थल थे उनको ढूंढा गया, और जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा जो रिसेंटली खोजा गया है, तो इन सभी जगहों पर इन्होंने उत्खनन करा, और इन्हीं का ही प्रयास था कि इन जगहों पर उत्खनन हो पाया आरईएम व्हीलर की वजह से, ठीक है। और नए अन्वेषण कुछ बहुत सारे आज के टाइम पे भी हो रहे हैं, और 1980 के दशक से जो भी हड़प्पा के जो स्थल हैं, हड़प्पा जो पुरातत्व है, यानी उसके जो पुरानी अवशेष वगैरह हैं, उसको इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं ने भी क्या किया है, इसके तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो भी इसकी खोज में लगे हैं, और वो आधुनिक वैज्ञानिक यानी मॉडर्न साइंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी खोज करने की, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया होगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। ये अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या एक टॉपिक इसमें है, प्लस में आप हिस्ट्री में लगभग मोस्टली चैप्टर्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में, ठीक है, कि हर चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर के बारे में जो इसमें बातें बताई गई हैं, उस अतीत को, उस इतिहास को कैसे जोड़कर इस पूरे तरीके से तैयार किया जाता है और हमारे सामने पेश किया जाता है, इसमें क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा देखा कि हड़प्पाई लिपि जो है, उसको देखने से, उसको पढ़ने से हमें इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इतनी वो हेल्पफुल नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं पाए हैं, है ना। तो फिर क्या करेंगे, जो वहाँ के भौतिक साक्ष्य हैं, उन भौतिक साक्ष्य के ऊपर ही हमें क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, ठीक। उन्हीं भौतिक साक्ष्यों के जरिए हमने हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा का जो अध्ययन है, हड़प्पा सभ्यता का, वो किया है, और उसी से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो हड़प्पाई जो जीवन है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, भौतिक साक्ष्यों की मदद लेनी पड़ती है। अब ये वस्तुएं, ये भौतिक साक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, अलग अलग औजार हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, घरेलू कोई सामान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे और वस्तुएं थी जो कि कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, ये सब वस्तुएं जो वहाँ सड़ जाती थी, तो इसके कुछ अवशेष बचे, कुछ सड़े हुए अवशेष मिले हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। पत्थर के टुकड़े मिले होंगे, मिट्टी के टुकड़े मिले होंगे, धातु वगैरह के टुकड़े मिले होंगे। इनका इस्तेमाल करते थे क्या करने के लिए, इसके अतीत को जोड़ने के लिए, कब कौन से समय पर किसका इस्तेमाल करते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे, और उसको जोड़कर इन्होंने क्या किया हमें बताया, ठीक। अब जो बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में भी जैसे हम पढ़ चुके हैं कि उनको बहुमूल्य वस्तु, बाकी तो वस्तुएं टूटी फूटी मिली, लेकिन बहुमूल्य कीमती वस्तुएं क्या मिली है, वैसी की वैसी मिली है, साबुत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बिना टूटी फूटी। क्यों, बहुमूल्य कीमती चीज़ है, उसको नुकसान कैसे पहुंचाया जाएगा या उसको कैसे तोड़ा जाएगा, कोई ऐसे तो फेंकेगा नहीं। बाकी बर्तन वगैरह क्या करोगे आप, टूट फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंक दोगे तो आपको वैसे ही मिलेगा। लेकिन आभूषण वगैरह तो लोग नहीं फेंकते, ज्वेलरी आप फेंक सकते हो क्या, मान लो आपके रिंग वगैरह है, चेन वगैरह, आप फेंक दोगे क्या, नहीं फेंकोगे ना। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग तरीके के जो वस्तुएं थी, यानी कोई जो कीमती वस्तुएं थी, उसके बारे में ये पता चला, उन्होंने इसको फेंका भी नहीं था, तो वैसी की वैसी हमें मिली है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने खोजों का वर्गीकरण कैसे किया होगा, इसमें बात बताई गई है नेक्स्ट, कि खोजों का वर्गीकरण, यानी जो खोजा गया उसको अलग अलग कैसे वर्गीकृत किया होगा, कि ये मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं, ये इस टाइम पे बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं, ये कीमती होगी, ये नॉर्मल होगी, ठीक है। तो इसी को ही हम आगे समझते हैं, ठीक, क्या कि खोजों का वर्गीकरण। चलिए, तो खोजों का वर्गीकरण यानी कि जो पुरावस्तुएं हैं उनको कैसे इन लोगों ने दोबारा प्राप्त किया होगा, और इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी खोजों में इसको अलग अलग वर्गीकृत किया होगा, ठीक। वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, एक तो एक तरीका है कि आप उसके वो चीज़, यानी जो वस्तु है वो बनी किस चीज़ से है, उसके हिसाब से अलग अलग कर दो। यानी पत्थर की बनी हुई चीज़ को आप एक साइड रख दो, मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को एक साइड रख दो, या फिर कोई अलग धातु के बनी हुई चीज़ों को एक साइड रख दो। तो ये एक तरीका तो ये है वस्तुओं को क्या करने का, अलग करने का।
एक दूसरा तरीका है जो काफ़ी जटिल भी माना जाता है। वो तरीका क्या है? इसके उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। एक तो क्या तरीका है? उसकी बनावट, यानी कि जो उसकी पदार्थ, किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है ना, प्रयुक्त पदार्थ, उसके हिसाब से अलग करो। और दूसरा क्या है? उसके यूज यानी उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर यानी कि इसका इस्तेमाल क्या है। अब कैसे पता चलेगा कि वो किस चीज़ का इस्तेमाल कब करते थे, किसके लिए करते थे? तो उसको हम कैसे समझेंगे? आज के समय से समझेंगे। जैसे कुछ बर्तन हम आज के समय में यूज़ करते हैं, वैसे ही उस समय पे के कुछ बर्तन हमें मिले होंगे, हमने ये समझा होगा ये बर्तन का इस्तेमाल ये लोग एक खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वही इसमें बताया गया कि ये लोग क्या करते थे, अलग अलग जो वस्तुएं जो इस्तेमाल कैसे उपयोग किया जाता है उसके आधार पर इसको अलग करते थे। यानी औजार किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, आज भी हमें वैसे कुछ औजार मिले होंगे जो उस टाइम के रहे होंगे, हमने अनुमान लगाया अरे इसका इस्तेमाल तो आज हम ये करते हैं, वो लोग भी ऐसे ही करते होंगे। आभूषण मिले, हम भी इस तरीके के आभूषण पहनते हैं, वो भी पहनते होंगे। या अनुष्ठानिक कार्य वगैरह करने के लिए कुछ वस्तुओं का हम आज इस्तेमाल करते हैं, वैसी वस्तुएं उस समय की मिली होंगी, तो हमने समझा होगा क्या कि उन्होंने भी क्या किया है, इस तरीके की वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अनुष्ठानिक प्रयोग वगैरह ये सब करते रहते थे, ठीक। इसके लिए इन्होंने मतलब वही अभी जो बताया सॉरी, अनुष्ठानिक वस्तुएं या फिर कीमती वस्तुएं, ज्वेलरीज वगैरह, आभूषण वगैरह, इस तरीके से ये लोग अलग अलग किया करते थे इसको, ठीक। उसके बाद आज के, वही बताया मैंने आपको कि आज के समय किस तरीके से हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर ये अलग अलग करते थे। यानी चक्की का इस्तेमाल आज के समय पे भी होता है, उस समय पे भी इस तरीके की चक्कियाँ रही होंगी, हमने समझा ये चक्की का था, इसका इस्तेमाल ये पीसने के लिए, ये बनाने के लिए, तैयार करने के लिए करते होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट आता है व्याख्या की समस्याएं, यानी कि जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उन लोगों को इन सभी बातों को जो उन्होंने खोजा है उसको वो कैसे व्याख्या करते हैं, उसकी वो समस्या, ठीक है। यानी कि क्या कि भाई व्याख्या करने में भी तो कुछ समस्या आती होंगी, ठीक। व्याख्या की समस्या, अब पुरातत्विक जो है व्याख्या की समस्याएं उनके सामने आएंगी, ठीक। कैसे आएंगी? धार्मिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा आएंगी कि धार्मिक चीज़ों का पुनर्निर्माण कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आप धार्मिक चीज़ों का पुनर्निर्माण करो, आज के टाइम पे आप धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक कुछ वस्तु है उसका पुनर्निर्माण यानी उसके बारे में कुछ बताओ, मान लो गलती से आपने गलत बता दिया तो क्या हो जाएगा? हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पुरातत्विक जो थे उनके सामने भी ऐसी समस्याएं आती थी, जैसे धार्मिक कुछ अवशेष हैं, धार्मिक प्रथाएं वगैरह हैं उस समय की, उसकी व्याख्या कैसे की जाए ताकि सब कुछ नॉर्मली समझाया जा सके, ठीक है। तो आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो हैं कैसी हैं, असामान्य, जो अपरिचित, जो हमने आज तक नहीं देखी, उन वस्तुओं को किससे जोड़ देते थे? वो धार्मिक महत्व से जोड़ देते थे कि ये क्या रही होंगी, उनके आस्था, उनके धर्म से जुड़ी हुई कोई वस्तु रही होगी। और इनमें एक सबसे ज़्यादा क्या था, आभूषण से लदी हुई एक उनको क्या मिली है, मूर्ति मिली है, ठीक। क्या है वो मूर्ति? जिसे क्या बोला गया है? मृण मूर्ति, ठीक। क्या बोला गया है उसको? मृण मूर्ति वगैरह, तो यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली, ठीक। तो अब इसके बारे में वो कैसे लगाएंगे कि ये क्या है? तो मृण मूर्ति को उन्होंने क्या नाम दिया, उसको टाइटल दिया, ये क्या है? तो वहाँ की मातृ देवी, ठीक। यानी कि वहाँ की मातृ देवी, वहाँ की गॉडेस है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी संज्ञा दी। उनको एक पुरुष का पत्थर मिला, पुरुष का बना हुआ, तो उन्होंने उस मूर्ति को एक क्या नाम दे दिया? उनका नाम दे दिया उन्होंने पुरोहित राजा, ठीक है। जो कि राजा वगैरह वाले में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे राजा थे नहीं थे वे, तो वो संज्ञा किसको दे दी उन्होंने? जो पुरोहित राजा है उसकी संज्ञा दे दी उसको, ठीक है। मेडिटेशन वाली मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष के क्या मिली है? मूर्ति, तो उन्होंने बोला ये पुरोहित राजा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग मूर्तियों को उन्होंने क्या दिया? नाम दिया। कुछ ऐसी संरचनाएं मिली, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले, जैसे कुछ स्नानागार वगैरह मिले, बड़े बड़े तालाब वगैरह मिले, ठीक है। कालीबंगन, लोथल में कुछ ऐसी वेदियां वगैरह मिली, छोटी छोटी सी बनी हुई जो होती हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या समझा कि ये भी अनुष्ठानिक चीज़ें हैं, अनुष्ठान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कुछ ऐसे मोहरें मिली, कुछ जैसे उसमें अनुष्ठान के दृश्य बने हुए थे, ठीक। तो ये भी उन्होंने क्या समझा कि उनकी कोई प्रथा होगी जिसमें पेड़ पौधे बनाए गए थे उन मोहरों में, यानी वो किसकी पूजा करते होंगे, किसको मानते होंगे? तो प्रकृति पूजा करते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, कि किस तरीके से जो व्याख्या करने में उनकी समस्या आती है। अब इन वस्तुओं का व्याख्या कैसे किया जाएगा? होता है ना कि भाई
धार्मिक चीज़ों से जोड़ देते हैं, जो कुछ अलग सा दिखे जो हमने आज तक नहीं देखा उसको किससे जोड़ दो, धार्मिक चीज़ों से। इस तरीके से क्या हो जाएगी, उसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे एक और कुछ मुहरे वगैरह मिले जिसमें क्या बनी हुई है, एक फोटो बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है, जो योगी मुद्रा में बैठे हुए कोई व्यक्ति हैं, जिनमें क्या है जानवरों के आसपास, यानी उनके आसपास क्या है जानवर वगैरह बैठे हुए हैं। तो उसका नाम क्या दे दिया यहाँ पर, उनको नाम दे दिया क्या, आद्य शिव। ठीक है, यानी कि जानवरों के जो देवता, उनको मानने वाले देवता, वो क्या, आद्य शिव, उन्होंने नाम इसका दे दिया। इसके अलावा पत्थर की कुछ वस्तुएं मिली, जैसे शिवलिंग वगैरह टाइप की। ठीक है, तो उन्होंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया, अलग इस तरीके से वर्गीकृत किया उसको। तो ये सारी परंपराएं, ये सारी चीज़ें थी जो कि हड़प्पाई धर्म के उसके समय के पुनर्निर्माण धर्म के बारे में नई जानकारियाँ लगाने के लिए, निकालने के लिए उसका अनुमान लगाया गया। और बाद में इन परंपराओं को में समानताएं देखी गई कि क्या आज के सोसाइटी में, आज के समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो पुरातत्वविद है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके का क्या करते हैं, अपने अध्ययन में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना मतलब जो आपको आज के समय में नोन जो चीज़ें हैं, आप उससे क्या करोगे, अननोन की तरफ जाओगे। यानी आप जानते हो कि जैसे मार्कर है, इसका आप इस्तेमाल आज लिखने के लिए करते हो, ठीक है, वैसे ही आपको आज पता है ना इसका इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, पेन मार्कर इनका। वैसी कुछ वस्तु मिले जो इस प्रकार की आपको दिखे, जो उस समय की, तो आप क्या समझोगे कि अच्छा आज तो हम इसका इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, ऐसी है ये भी, तो इसका भी इस्तेमाल वो लिखने के लिए ही ज़रूर करते हैं। तो इस तरीके से हम या जो इतिहासकार हैं वो किस तरफ जाते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ या फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ये थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यही नीति पत्थर की चक्की, पात्र वगैरह, बर्तन वगैरह के लिए, कि भाई हमने देखा कि इसी तरीके के बर्तन आज हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, वैसे ही कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन उनके हैं। तो इसका हम क्या समझेंगे कि भाई हम भी यही हम इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बर्तन। तो ये भी क्या है, ऐसे ही तो दिख रहा है, ये भी क्या होगा, बर्तन। तो यही था इस चैप्टर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर उसको देखें। ठीक, और बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।